करंट डेंसिटी। इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार से देखते हैं करंट डेंसिटी को। इसका जो फार्मूला होता है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको मैं जो लिखने वाला हूँ उसकी बात समझ में आए। इसको लिखते हैं J, और J इज इक्वल टू होता है I/A। क्या होता है? J इज इक्वल टू I/A। ये होता है धारा घनत्व। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास में हो गया एक चालक, और ये चालक का क्या हो गया? क्या हुआ? ये चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद। ये है चालक, इस चालक का ये क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद है। और इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्रफल ले लेते हैं, है ना, ये वाला क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आपका जो है वो एकांक है, यानी a इज इक्वल टू 1। ठीक है। और इस क्षेत्रफल से धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जब धारा बहेगी, विद्युत धारा, उसी को क्या कहेंगे हम? धारा घनत्व कहते हैं। अब परिभाषा क्या देखो, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? क्या होगा? यह है चालक। ठीक, चालक का ये क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद। इस अनुप्रस्थ परिच्छेद में हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल बना दिया, जिसका क्षेत्रफल का मान कितना है? एकांक है। और उस एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होगी, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, धारा बोलूँगा इसका मतलब विद्युत धारा ही है, क्योंकि यहाँ पानी की धारा तो है नहीं, है ना। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। बन जाएगा? क्या होगी परिभाषा? किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा या में से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा आपने इसकी परिभाषा समझा, वैसे इसकी भी हो जाएगी। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। और J इज इक्वल टू हो जाता है आपका I/A, इस तरह से। तो मात्रक हो जाएगा आपका, I का मात्रक क्या होगा बताइए? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर मीटर पर कितने की पावर? -2 की पावर। विमीय सूत्र बताइए। विमीय सूत्र धारा का A और क्षेत्रफल का क्या होता है? L²। ओके, तो क्या हो जाएगा? A L पर -2, और लिखने का तरीका क्या होगा बताइए? m0 L पर -2 T0 A। ये होता है ना विमीय सूत्र लिखने का तरीका, ये होता है कि नहीं? यस। और राशि कैसी होगी बताना? राशि ये सदिश राशि होती है, याद रखना, सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा है। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? हाँ, सदिश राशि है। क्या होती है इसकी दिशा? क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? बोलो। अरे बोलो, क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? धनात्मक नहीं, पृष्ठ के लंबवत। जो पृष्ठ का अभिलंब होता है वो क्या कहलाता है? वो क्षेत्रफल की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। समझ गए? नहीं बताया गया क्या? अरे बताया गया कि नहीं बताया गया कभी? हाँ, जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा कौन बताता है? उस पृष्ठ का अभिलंब जो होता है वो उसकी दिशा बताता है। ठीक। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा और धारा घनत्व। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैंने आप लोगों को अनुगमन वेग के बारे में थोड़ा सा जानते। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है? किसी चालक में जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है?
विभवांतर के कारण बहती है। लेकिन धारा प्रवाहित करने होने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? कौन? हाँ, इलेक्ट्रॉन। धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है चालक में, है ना। जो चांदी है वो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? किसी ने पूछा तो क्या बताओगे? चांदी, ठीक है। सबसे अच्छा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। उसके बाद तांबा आता है, ठीक है। तो लेकिन चांदी महंगी है, इसलिए हम क्या करते हैं? चांदी का उपयोग करेंगे क्या धारा प्रवाहित करने के लिए? तार चोर लेंगे लोग, है ना, तार चुरा लेंगे। तो हम चांदी का उपयोग करते नहीं है, तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो सस्ता भी है ना। चांदी की तुलना में तो सस्ता ही है। क्लियर? तो धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होता है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको कि एक्चुअल में धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण बहती है। हुआ क्या एक्चुअल में? धारा, वैसे धारा की दिशा जो दी जाती है वो धनावेश के प्रवाह की दिशा को बोलते हैं। यानी धारा जो होती है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव। मतलब धनात्मक विभव को उच्च माना है, ऋणात्मक विभव को आपने निम्न माना है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, ये मानते हैं, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। लेकिन क्या हुआ, ये प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यानी ये घटना पहले ही हो चुकी थी, यानी धारा प्रवाह की दिशा को पहले ही बताया जा चुका था कि धारा जो होती है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर बहती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो ये पता चला कि धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण बहती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? प्रवाहित होती है। मतलब धन आवेश जिधर प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। लेकिन अभी भी ये परिपाटी बननी आ रही है कि भी आवेश प्रवाह की दिशा ही धारा की दिशा कहलाती है, ठीक है। जबकि धारा धनावेश नहीं बहता है, एक्चुअल में बहता कौन है? इलेक्ट्रॉन बहता है, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या बहती है? धारा बहती है। लेकिन अब पहले से परिपाटी आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि धारा की दिशा क्या होगी? तो धनावेश के प्रवाह की दिशा जो होगी वो धारा की दिशा होगी। क्लियर हो गई बात समझ में आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले ये बात बता के हो चुकी थी। हाँ बोलो, अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह, धारा प्रवाह की दिशा पहले बता के हो चुकी थी कि धारा प्रवाहित होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये पहले बता के हो चुका था। और लगभग, शायद मुझे याद नहीं कंफर्म, 1890 के करीब में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब ये पता चला कि धारा प्रवाह एक्चुअल में किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न विभव से क्या होते हैं? उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। कल भी बताया था मैंने कि ये इलेक्ट्रॉनों पर ऋण क्या करता है? प्रतिकर्षण बल लगाता है, धन जो है वो आकर्षण बल लगाता है, और धारा प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। क्लियर हो रही है बात? यस और नो? यानी एक्चुअल कारक कौन है? धारा प्रवाह के लिए एक्चुअल कारक कौन है? मुख्य जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम जो वेग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये जो वेग है ये इलेक्ट्रॉन का ही वेग है। अभी एक्चुअल में जो वेग है इसको, ये है क्या चीज़, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बाकी इलेक्ट्रॉन तो बंधे रहेंगे। पुरानी आपके पास थ्योरी है ना, कि प्रत्येक चालक जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं, उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं, और ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से के पास होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं? दूर होते हैं, उन पर लगने वाला बल क्या होता है? कम होता है। तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, ठीक है। और इनको अगर बाहर से थोड़ी ऊर्जा मिल जाए तो ये क्या होते हैं? उस चालक में स्वतंत्र रूप से क्या होने लगते हैं? घूमने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये कैसे गति करते हैं? जब ये गति करेंगे तो क्या होगा? गति तो करते हैं, है ना, लेकिन ये कैसे गति करेंगे? तो उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। और उसकी गति से इस वेग की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो मैं पहले आपको एक रफ
आइडिया देता हूं। ये आपके पास में चालक है और इस चालक में इलेक्ट्रॉन भी है, और जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकलेगा तो क्या होंगे, वहां धनायन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रॉन जब बाह्यतम कोश से निकलेंगे तो क्या बनेंगे, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बनना चाहिए वहां, वो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यानी जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके चालक की सतह पर या चालक के अंदर इधर उधर गति कर रहे हैं मुक्त रूप से, वो जिस परमाणु के बाह्यतम कोश से निकले होंगे वो परमाणु किसमें परिवर्तित हो गया होगा, बताइए किसमें, बोलो, अरे किसमें परिवर्तित हो गया होगा, बोलो, धनायन में परिवर्तित हो गया होगा। बोलते क्यों नहीं तुम लोग, समझ में नहीं आता है, कसम खा लियो क्या बोलना नहीं है, ठीक, बोलोगे तब तो होगा। तो धनायन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, सीधी सी बात है। बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो किसमें परिवर्तित होगा, धनायन में परिवर्तित होगा। इतनी अकल तो सब में है ना, इतना दिमाग सब में है। तो धनायन जो होंगे यहां पर रहेंगे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे यहां, ये इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, इस तरह से रहेंगे इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, लेकिन यहां पर चूंकि उनको दिशा देने वाला, उनको ना धकेलने वाला ना उनको कोई खींचने वाला कोई बल लग रहा है, तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इन धनायनों से क्या करेगा, गति करेगा तो टकराएगा, है ना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, धनायनों से क्या करेगा, टकराएगा, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये चालक में उपस्थित धनायनों से क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर उधर गति करते हैं, जिससे इनका जो औसत वेग होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। समझ में आ रही बात। यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, बोलते हैं इसको, रेंडमली, इधर उधर कहीं पर भी, क्योंकि उनको दिशा देने वाला कोई है ना। जब घर में क्या होता है, मुखिया नहीं होता ना तो क्या होता है, या घर में कोई डांटने वाला नहीं होता तो बच्चे क्या होते हैं, सब इधर उधर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो वैसे ही अभी इसको डांटने वाला कोई है ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कर रहा है वो, स्वतंत्र है, घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी धनायन से टकरा रहा है, कभी नहीं टकरा रहा है ना। तो इस तरह से हर दिशा में उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन की इधर गति होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की उधर गति होती है, जिस तरह से क्या होता है कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है, ठीक, हाँ। तो इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई निश्चित दिशा इनकी नहीं है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, सबने एक दूसरे के वेग को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो औसत वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, मान के चलो। अब क्या होगा, जब बाह्यतम, अब हम विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित करते हैं। अब देखो मैं विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब क्या है, सेल लगा दिया मैंने, ठीक, ये सेल लगा दिया। बड़ी वाली जो लाइन होती है वो प्लस को दिखाती है, छोटी वाली लाइन जो होती है माइनस को दिखाती है सेल की। सेल से हम क्या करते हैं, सेल से हम क्या करते हैं, इस चालक के सिरों के मध्य क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। समझ में आ रही बात, क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। जब विभवांतर आरोपित करेंगे तो ये वाला प्लस इस पर आरोपित हो जाएगा और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, इस पर आरोपित हो जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब बताइए इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, क्या होगा इन इलेक्ट्रॉनों के साथ। अब डांटने वाला इनको मिल गया, मतलब ये जो धनात्मक आवेश है वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर। और ये जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो सीधी सी बात है,
सीधी माइक बंद करो, सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉनों पर एक ओर से धक्का लग रहा है और इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर खिंचाव हो रहा है। तो एक तरफ से धकेल रहे हो और एक तरफ से खींच रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? करेंगे भाई। एक तरफ से धकेला जा रहा है और एक तरफ से खींचा जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे बताओ? किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन? ऐसे जाएंगे, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों की गति की कैसी हो जाएगी दिशा? ऐसी हो जाएगी, इस तरह से। ये सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगेंगे। क्लियर है? यस और नो? और जब इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को दिशा मिल गई, यानी इलेक्ट्रॉन किधर गति करने बताओ? माइनस से किधर जा रहे हैं? प्लस की ओर। मतलब माइनस मतलब क्या है? ये निम्न विभव। और प्लस मतलब क्या है? ये बोलो, उच्च विभव है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से कहां जा रहे हैं? उच्च विभव की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या और आ रही है, अगर उन इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में कोई नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? वो तेजी से गति करेंगे, है ना। गति किस कारण से करते हैं? वो पहले भी गति करते थे, लेकिन तापीय ऊर्जा के कारण गति करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहां जो गति कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं? वो एक तरफ से निम्न विभव और एक तरफ क्या हो रहा है? उच्च विभव। धन और ऋण यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति कर रहे हैं। ये क्या है? ये जो मैंने लगाया हूं क्षेत्र, धनात्मक क्षेत्र और ऋणात्मक क्षेत्र, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति कर रहे हैं। क्लियर दैट? किसके प्रभाव में? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। ये इस तरफ आपने धनात्मक विद्युत क्षेत्र लगाया है, इस तरफ आपने ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र लगाया है, और धनात्मक ने उसको आकर्षित किया, ऋणात्मक ने उसको क्या किया? प्रतिकर्षित किया। इस तरह से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब इसमें समस्या यह आ रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जिनके रास्ते में अगर धनायन नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? वो फुल स्पीड में निकल जाएंगे। लेकिन मान के चलो कुछ इलेक्ट्रॉन के मार्ग में कौन आ रहे हैं? जैसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस धनायन से टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस धनायन से टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस धनायन से टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा निकल गया। क्लियर? तो जब टकराएगा तो बताइए उसकी ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? होगी। वैसे आप मोटरसाइकिल से टकरा जाओ तो क्या बिल्कुल उठ के बिल्कुल गाड़ी पकड़े और चले क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? हैं? बताइए। आप अगर मान के चलो स्पीड से जा रहे हो और किसी से टकरा गए तो थोड़ी देर देखोगे क्या हुआ है, कि बिल्कुल टकराया उसके बाद में उठे और चले। ऐसा होता है? टकराने के बाद ये तो बेहोश हो जाता है, मतलब आदमी की ऊर्जा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। हो जाती है। तो वैसे ही क्या होता है यहां पर भी, जब इलेक्ट्रॉन जब धनायन से क्या होता है? टकराता है, तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? उसका वेग भी कम हो जाता है ना। और जब वेग कम हो जाता है तो वो कम वेग से जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा वेग से जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग कम है और कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है? अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हमको कौन सा वेग निकालना चाहिए उनका? बोलिए।
ऐसी ऐसी स्थिति में कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग अधिक है और कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, कम है। तो हमको कौन से वेग निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार का वेग निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, बताओ, बताइए। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अरे भाई मोहल्ले में 25 परिवार हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 4 हैं, किसी के यहाँ 5 हैं, किसी के यहाँ है ही नहीं है, किसी के यहाँ 1 ही है। तो आप कैसा करते हो, सभी बच्चों की संख्या को जोड़कर क्या करते हो, 25 का क्या करते हो, भाग देते हो। औसत वेग निकालते हो कि निकालते हो, ठीक है। औसत बच्चों की संख्या निकालना है तो क्या करोगे, सभी बच्चों को क्या करोगे, आप संख्या को जोड़ दोगे और क्या करोगे, 25 का भाग दोगे, है ना। और जब 25 का भाग दोगे तो जो भी मिलेगा, मान चलो आंसर आया आपका 3, तो क्या कहलाएगा वो, उस मोहल्ले में प्रत्येक परिवार में बच्चों की औसत संख्या कहलाएगी 3 है। वो किसी के यहाँ 2 हो, किसी के यहाँ 5 हो, किसी के यहाँ हो ही ना, तो भी ये मान के चलेंगे कि कितने हैं, 3 है। क्लियर, यस और नो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कुछ का वेग ज़्यादा है, कुछ का वेग क्या है, कम है। तो क्या करेंगे, हम सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, वेगों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग देंगे, तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। और उस औसत वेग को ही क्या कहेंगे हम, अनुगमन वेग कहेंगे, या उसी को अपवाह वेग कहेंगे। अब परिभाषा पर आते हैं। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नियत औसत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। उस औसत वेग को, नियत मतलब स्थिर औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और इसको लिखते किससे हैं, स्मॉल v और स्मॉल d से लिखते हैं। d से ड्रिफ्ट, v से वेलोसिटी, लेकिन d नीचे लिखा रहेगा, जैसा मैं लिखा हूं 2 बार, देखो ये कहानी समझ में आ रही है। अब किसको बोलेंगे, वो जो औसत वेग है, क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग अधिक है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, कम है। और इसी के कारण हमको क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या करना पड़ रहा है, ज्ञात करना पड़ रहा है। और इस औसत वेग को ही हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। क्लियर हो गई बात। क्या होगी परिभाषा, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये विद्युत क्षेत्र ही है प्लस माइनस, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं, उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। d मतलब ड्रिफ्ट, v मतलब वेलोसिटी। क्लियर दैट, यस और नो। ठीक, क्या होगी परिभाषा, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं। किसी चालक में, ये चालक है, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये होगा इलेक्ट्रॉन, किसके प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के, एक ही दिशा में किस कारण से बह रहे हैं, जब ये माइनस ने उनको धकेला और प्लस ने उनको क्या किया, खींचा। तो ये प्लस माइनस क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं, है ना, उस औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का मान बहुत कम होता है, याद रखिए। अनुगमन वेग का मान होता है Vd = 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये होता है अनुगमन वेग का मान। क्लियर, समझ गए, ये होता है अनुगमन वेग का मान। ठीक, तो ये हम इस पर क्यों होता है, इतना कम वेग होने के बाद में भी धारा क्यों बहती है, हम कभी जब समय थोड़ा सा बचेगा तब इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमको डेरिवेशन करना है और 10 मिनट अपने पास बचा हुआ है। 10 मिनट भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, यस और नो, बन जाएगा। परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं, उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं और अनुगमन वेग का मान होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
वीडियो बंद ही रह गई। क्या होगा? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इसलिए V आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? n इंटू वी। अब आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल बन जाएगा। और ऊंचाई क्या है? एक प्रकार की दूरी। तो आयतन बराबर क्या हो जाता है? क्षेत्रफल गुणित दूरी हो जाता है। क्लियर है? होता है? अच्छा, अब मुझे बताइए वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, देखो ये n क्षेत्रफल a। और बताइए जब समय को 1 कर देते हैं, तो ये दूरी किसकी बराबर हो जाती है? वेग की परिभाषा पढ़े हो पिछले साल? एकांक समय में चली गई दूरी या एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, तो समय का मान जब 1 हो जाएगा तो वेग किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के। यानी कि हम दूरी के स्थान पर क्या लिखेंगे? वेग। और कौन सा वेग लिखेंगे? बताओ कौन सा वेग? ये है अनुगमन वेग। और मैंने समय 1 सेकेंड ही लिया हूं, देखो लिया हूं 1 सेकेंड। तो जब यहाँ 1 सेकेंड आया है तो 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या बन जाएगी? वेग बन जाएगी। तो दूरी के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? vd। तो यहां पर क्या आ जाएगा? vd। और वही लाइन मैंने लिखा हूं, देखो अब मिल गया। 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू NaVd। क्लियर हो गई बात? कहां से आया? समझ में आ गया है ना? ये यहां से शुरू होता है। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इसलिए V आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर n इंटू वी हो जाएगा। ठीक, NV। और फिर हमने लिखा, या अभी इसको भी हटा दो, कैपिटल N में लिखो मत, अभी संख्या n इंटू वी। अब n तो ठीक है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणित दूरी। क्षेत्रफल को हमने लिख दिया a, और ये जो दूरी है, चूंकि जब समय एकांक हो जाता है, एक सेकंड लिखा हूं मैंने, तो वेग बराबर दूरी बटे समय को 1 सेकंड कर दिया, तो वेग किसके बराबर हो गया? दूरी। यानी कि दूरी के स्थान पर वेग लिखेंगे, और वेग कौन सा लिखेंगे? अनुगमन वेग लिखेंगे। क्लियर है? बस अगर इतना आ गया तो ये आपके पास में ये लाइन कहां से आई, इसका मैंने एक रेफरेंस यहां पर दे दिया नोट के रूप में, आप नोट करेंगे इसको, डेरिवेशन में नहीं रहेगा आपका। ठीक है, बस अब आगे बढ़ जाते हैं। अब डेरिवेशन में कोई भारी काम नहीं है। 1 सेकंड में थ्योरी एक बार फिर से बोल देता हूं, शायद वीडियो में नहीं आया होगा। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd, आरोपित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I है। तब 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, इसलिए t सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू NaVd इंटू टी। वही दूसरी और तीसरी का गुणा पहली का भाग। जबकि लगाने का सूत्र कैसा होता है? पिछले बार बताया था, दूसरी और तीसरी का गुणा पहली का भाग। तो ये संख्या है कौन सी? दूसरी। यह दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा। देखो मैंने टी का गुणा कर दिया इसमें, और पहली का भाग मतलब 1 का भाग करते, तो 1 का भाग तो उतना ही आएगा। तो जब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, इसलिए t सेकंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 1 सेकंड में इतना है तो t सेकंड में t का क्या कर दिए हमने? गुणा कर दिए। यहाँ पे वैसे ही किए थे, देखो एकांक आयतन में n तो v आयतन में v का गुणा किए थे, यहाँ t आया है तो t का गुणा कर दिए। क्लियर है इतना? यस और नो? ओके, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर NaVd इंटू टी। अब यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? E हो, तब
माइक बंद करो, माइक बंद करो। अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश, गुजरने वाला कुल आवेश। अब यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तब अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश, बताइए कुल आवेश Q इज इक्वल टू कितना होगा? Q इज इक्वल टू कितना होगा? आवेश के क्वांटीकरण में एक सूत्र पढ़े हो आप लोगों ने, क्या पढ़े हो? Q इज इक्वल टू कितना होता है? हाँ, Q इज इक्वल टू NE होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? NE आ जाएगा। Q इज इक्वल टू NE। क्लियर? यस और नो? अब Q इज इक्वल टू जब NE आ गया तो Q इज इक्वल टू N का मान कितना है बताओ? NaVd इंटू T, NaVd इंटू T है ना, और इंटू क्या है? E, यानी कि इस N का मान रख दिया NaVd इंटू T और ये E आ गया। अब जब आवेश आ गया तो आप क्या करेंगे? अब चालक में से 2-3 मिनट प्रवाहित धारा, अब चालक में से प्रवाहित धारा, धारा का सूत्र क्या होता है बताओ? आज ही पढ़ाया मैंने। I इज इक्वल टू कितना होता है? क्या होता है I इज इक्वल टू? Q अपॉन T होता है। चलो, और Q का मान आपके पास में लिखा हुआ है ना? Q का मान लिखा हुआ ये तो रखिए I इज इक्वल टू NaVd Te, ये सब रख दिया, और अपॉन में क्या आएगा? T। क्या हो जाएगा बताइए? T से कट जाएगा, कट जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? NaVde। ये हो गया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। यह है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या है? संबंध है। समझ गए? और याद रखने का तरीका क्या है? NaVd, मैं आपको बोलता हूं एनीबॉडी, बोलता हूं ना आपको, मैं एनीबॉडी बोलता हूं कि नहीं? ठीक है, तो एनीबॉडी से क्या हो जाएगा? NaVd, देखो पढ़ के, NaVd बन जाएगा I इज इक्वल टू NaVd, I इज इक्वल टू NaVd। एनीबॉडी बोलता हूं मैं, तो एनीबॉडी शब्द का यूज हम यहां पर कर सकते हैं। NaVd, एनीबॉडी, NaVd, NaVde। क्लियर दैट? याद हो गया? याद हो गया? I इज इक्वल टू NaVd। क्लियर? यस। और जब ये हो गया, अब धारा घनत्व बराबर क्या बताओ? धारा घनत्व बराबर क्या होता है? ये भी पढ़ा है मैंने आज आपको। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A होता है, बिल्कुल। तो J इज इक्वल टू I का मान ये देखो निकाल लियो आपने, NaVde और अपॉन में A। तो अब क्या कटेगा? A से A कट जाएगा, है ना? तो J बराबर कितना आ जाएगा? बोलो। J बराबर NaVde, बस इतना भर, है ना? और यह जो है धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध है। अनुगमन वेग में संबंध है। बताइए, अनुगमन वेग में संबंध है। तो मेरे हिसाब से बात पूरी क्लियर हो गई होगी सबको? क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक, एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइन भर याद रखना है। थ्योरी तो बहुत ही, इतनी आसान थ्योरी कभी होती नहीं है। माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd,
एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, आरोपित विभवांतर v तथा प्रवाहित धारा I है। तब एक लाइन भर आपको याद रखना है, ये वाली एक सिंगल लाइन आपको क्या करना है, याद रखना है। वो भी कहां से आई है वो आपको मैंने बता दिया हूं। ये कहां से आई है लाइन समझ में आ गया सबके? ये कहां से आया, NaVd समझ में आया क्या? ठीक, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इसलिए v आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इंटू v। और आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणित दूरी, और क्षेत्रफल मतलब a। और vd कहां से आया? समय का मान क्या कर दिया आपने? 1 कर दिया। 1 क्यों किया? क्योंकि ये यहाँ जो मैंने लाइन लिखा हूं वो है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दूरी के स्थान पर आप क्या लिखोगे? वेग, यानी कि अनुगमन वेग vd लिखोगे। बस एक लाइन पकड़ना है। 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd, इसलिए t सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर, इसमें क्या कर देंगे, t का गुणावर हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E हो तो अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश Q = Ne। कहां से आया ये? आवेश के क्वांटीकरण में मैंने आवेश की मात्रा बताया था किसी चालक पर, वो आ गया। कैपिटल N का मान रख दिए, ये आ गया Q बराबर इतना। अब चालक में से प्रवाहित धारा I = Q/T आज ही पड़ा है, तो Q/T, Q की जगह पर ये मान रख दिया, T से T कट गया, ये आ गया। I = NaVd। NaVd कैसे याद रखना है? Anybody से याद रखना है। I = NaVd। ठीक, और विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध हो गया ये वाला। धारा घनत्व का सूत्र होता है J = I/A। I की वैल्यू यहाँ पुट करिए, A से A काटिए, J बराबर NaVd आ गया। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। क्लियर दैट? क्लियर?